Kahani Bar brings you a cocktail of stories in English and in Hindustani. मैं हूं ऋचा और आज मैं आपके लिए लाई हूं लेखिका शांता कौल की कहानियों का एक छोटा सा खजाना उनकी सुप्रसिद्ध किताब काली रात का सूरज से। अब आइए सुनते हैं कहानी फिरकी का दूसरा और अंतिम भाग। आप में से जो श्रोतागण पहले भाग किस कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो उनसे अनुरोध है कि पहले वो जरूर सुने। और अब आगे। और उसके बाद कितने दशक गुजरे, मायके का वो घर भी बिक गया। इस कारण वहां से गुजरना भी नहीं हुआ। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमें भी वादी छोड़नी पड़ी। जिंदगी की ऊंची नीची डगर पर कितने हिचकोले खाने पड़े हम ही जानते हैं। किन किन राहों से गुजरना पड़ा कह नहीं सकते। एक और अगर देखा जाए जीवन का एक सुहाना सफर है, पर दूसरी ओर देखें तो कठिनाइयों और परेशानियों से भरा रहता है ये सफर। पर कुछ भी हो, जीना तो पड़ता है। बच्चों की परेशानियां, उनकी समस्याएं सुलझते सुलझाते अपने जीवन की संध्या आती है धीरे से, जिसे हम महसूस नहीं कर पाते। और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है सदियों का सफर तय कर आए हैं। शारीरिक और मानसिक थकावट दोनों का साया साथ चलता है। समय बड़ा बलवान है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं फिर वादी में जाने लगी। बहुत यादें आती रही वहां की। मौसम की यादें, फूलों की यादें, नदी नालों झरनों की यादें, सफेदे की कतारों की यादें, अपने चिनार के साए की महक, धान के खेतों की सुगंध, केसर की क्यारियों की छटा, सब याद आता था। आप विश्वास कीजिए, सोते हुए सब सपने भी वहीं के वातावरण में दिखते थे। यानी आज का ये घर नहीं, तन यहाँ है तो मन से वहीं विचरण करते रहते हैं। इसलिए मन की शांति के लिए मैं 2-4 महीने वही गुजार आती। 4 साल पहले की बात है। जून का महीना था। थोड़ी थोड़ी गर्मी दिन को पड़ने लगी थी, पर सुबह और शामें सुहानी लुभावनी रहती थी। एक दिन मुझे मुन्ना की याद आई। कैसे होगा, कहाँ होगा, ख्यालों का एक सागर उमड़ पड़ा। कुछ सोचे समझे बिना घर से निकल पड़ी और किसी तरह शेख मोहल्ले पहुंची। काफी बदला बदला सा लगा था। सचमुच बदला सा था या बहुत दिनों बाद देखने से ऐसे लग रहा था मुझे। फैसला करना मुश्किल था। बस से उतरकर मैं मुन्ना की दुकान की तरफ चल पड़ी। दूर से देखा, दुकान की हालत खस्ता थी, पर मुन्ना दुकान पर बैठा था। चेहरे पर ना वो मुस्कान थी और ना ही कोई ताजगी और ना खुशी। क्या बात है, ये सोचकर मैं नजदीक आई और मुन्ना को आवाज दी। वो अचंभे से मुझे देखता रहा। कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक भाव आ रहा था और एक जा रहा था। जुबान बंद थी, कुछ बोला ही नहीं। मैंने फिर कहा, मुन्ना, पहचाना नहीं? मैं हूं। हाँ, पहचाना, पर आप क्यों आई हैं यहाँ? कहां से आई हैं? यहां तक? वो सहमा सहमा सा था। आए, अंदर आए। मैं आहिस्ता से दुकान के अंदर गई। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं तो तुम्हारा हाल पूछने आई। बच्चे कैसे हैं? हाल क्या बताऊं और किसका बताऊं? आह भरकर वो बोला, क्यों? बड़ा वाला बेटा तो डॉक्टर बन गया होगा? आरिफ नाम था उसका। था से मतलब? क्योंकि अब नहीं है। मेडिकल का आखिरी साल था। एक शाम देर तक घर नहीं आया। हम बहुत घबराए। सबने कहा जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दो, पर मेरा मन नहीं माना। सोचा आ जाएगा। इंतजार में सुबह हो गई, पर वो नहीं आया। चंद लोग आए। पता चला कि किसी अजनबी की गोली मेरे आरिफ के आर पार हो गई है। एक कयामत टूट पड़ी जैसे।
जैसे आसमान ही सर पर फट पड़ा हो। ये कहकर वो रुका, ठंडी सांस ली, फिर बोला। बस उसकी माँ ने उसी दिन से बिस्तर पकड़ लिया। दिन भर आरिफ आरिफ की रट लगाए रहती है। वो ये सब कह रहा था और मैं महसूस कर रही थी कि एक हरा भरा भीम काय वृक्ष वक्त की आंधी ने बेदर्दी से जड़ से उखाड़ दिया है और वो निराश नजरों से सबकी तरफ देख रहा हो कि कोई तो सहारा बनो। भय और व्यथा उसकी आंखों से झलक रही थी। मेरी जुबान जैसे तालू के साथ चिपक गई थी। कोशिश करने पर भी मैं कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, पर अचानक मैंने महसूस किया कि आंसुओं के साथ मैं हिचकियां भी ले रही हूं। ये क्या? मुझे तो इसको तसल्ली देनी चाहिए। मैं तो नहीं बोल पाई। वही आंखें पोंछकर कहने लगा, सच कहता हूं, जब भी वो कयामत याद आती है तो यहां अपने इस सीने में वो गोली अंदर ही अंदर कुरेदने लगती है। कलेजे को दोनों हाथों से थाम कर चीख को दबा देता हूं। उसकी मां की खातिर क्या करें, जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है। पर ये सांसों की डोरी टूटती ही नहीं। मालूम नहीं कहां तक खींचेगी मुझे, कितना और तड़पाएगी, कितने और इम्तिहान लेगी। वातावरण इतना बोझिल हो गया था कि सांस लेना भी दूभर हो चला था। अजीब सन्नाटा महसूस कर रही थी मैं और अंदर ही अंदर अपने को कोस रही थी कि क्यों आई मैं यहाँ। मैं तो खुशियां बांटने आई थी, अपने मन का बोझ हल्का करने। यहाँ उसकी पीड़ा से दो चार हो गई और बजाय इसके कि मैं उसे तसल्ली दूं, मैं भी उसी दर्द के सागर में डूब गई। दोनों खामोश थे पर एक दूसरे का दर्द अनुभव कर रहे थे। आखिर मैंने ही हिम्मत करके कहा, मुन्ना, अपने आप को संभालो, दुकान को ठीक करो, तुम्हें तो जीना है। हजारों बच्चों की खुशियां तुम अपनी इस छोटी सी दुकान पर बांटते हो। उन्हीं में आरिफ को देखने की कोशिश करो। हाँ, वही कर रहा हूं, इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। छोटा वाला कहाँ है? मैंने पूछा। साजिद, कहकर वो खामोश हो गया। खाली खाली नजरों से मुझे देखता रहा। साजिद, फिर वो सर झुकाकर बैठ गया। क्या करता है? मैंने पूछा। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? वो कुछ नहीं बोला। चंद लम्हों के बाद गर्दन उठाकर एक कड़वी हंसी के साथ बोला, वो तो पहले ही गया। कहाँ? मालूम नहीं। मालूम नहीं? क्या मतलब है? मतलब तो मैं खुद भी समझ नहीं पाया, तो आपको क्या समझाऊं? आखिर गया कहाँ? सच कहता हूं, मालूम नहीं। एक दिन कॉलेज से आकर कहा, अब्बू मैं जा रहा हूं। ये मत पूछना कहाँ, पर जा रहा हूं। बस जब वापस आऊंगा तो मालूम होगा। मैंने बहुत समझाया, बेटा तेरा पहला ही साल है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके तुम जहां जाना चाहते हो वहां चले जाना। मां का वास्ता दिया, रोया, हाथ जोड़े, पांव भी छूने लगा था, मगर वो पीछे हट गया और बोला, अब मैं रुक नहीं सकता। नाम लिखा है उन्होंने, वापस नहीं आ सकता। दूसरे दिन सुबह रोज की तरह खाना खाकर किताबें हाथ में लिए घर से निकल पड़ा। अब्बू जा रहा हूं। मैंने कहा, जा बेटा जा, शाम को जल्दी घर लौट आना। वो कुछ बोला नहीं और सिर्फ चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा। फिर एकदम से मुड़कर घर से बाहर निकल गया। फिर मुड़कर नहीं आया। फिर सुना उसके साथ और छोटे छोटे लड़कों को वो लोग ले गए थे। उसी क्षण से रास्ते पर नजर लगी रहती है, अब आएगा अब आएगा, पर नहीं आया वो। ये कहते कहते उसका गला भर आया और आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो सब कह रहा था और मेरे कान सुन रहे थे, पर मन मानो बोझ तले दब गया था। एक अंधकार सा छा गया था। जमीन आसमान जैसे एक हो गए हों। कहीं रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही थी। मेरी सांस
घुटने लगी और मेरे हाथ पांव शिथिल हो गए। उसे दिलासा देने के लिए मेरे पास ना शब्द थे और ना ही हिम्मत। बस यही सोच रही थी, क्यों आई तू यहाँ, इसके जख्मों को कुरेदने, उन्हें हरा करने? अजीब खालीपन लग रहा था। समय का एहसास ही नहीं रहा। कितनी देर तक हम यूं ही जमीन को देखते रहे और आंसू टप टप गिरते रहे खामोशी से। ये खामोशी, ये घुटन ना जाने कब तक चलती रहती अगर वो छोटा सा बच्चा आकर उस खामोशी को नहीं तोड़ता। चाचा, मुझे एक रबर चाहिए, अच्छा सा सुंदर सा देना। मुन्ना उठा और आंसू पोंछते हुए कई डब्बे खोले और उस नन्हे से बच्चे के हाथ में रबर थमा दिया। मेरी भी जैसे हिम्मत लौट आई। मैं उठी और मुन्ना के सामने आई। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, खुदा बड़ा कारसाज है, यकीन रखो साजिद जरूर लौट आएगा। वो इतना बेरहम नहीं है, वो लौट आएगा। हजारों बच्चों में खुशियां बांटने के लिए उसे ये दुकान चलानी है, विश्वास रखो। और बड़ी मुश्किल से मैं अपना हाथ छुड़ाकर वापस मुड़ी। 4 कदम भी नहीं चली थी कि पीछे से आवाज आई, सुनिए। मैं एकदम रुक गई, जैसे मैं इस आवाज का इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था वो जरूर बुलाएगा। मैं वापस दुकान तक आ गई। उसने एक काशनी रंग की फिरकी मेरे हाथ में थमा दी। इसे ले जाइए, बहुत दिनों से बनाकर रखी थी, इसी उम्मीद में कि आप एक दिन फिरकी लेने जरूर आएंगी। फिरकी मेरे हाथों में थी, पर आंखें आंसुओं से तर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कैसे वापस आई मैं खुद नहीं जानती, और फिरकी को मैं किस तरह यहां तक लाई मैं ही जानती हूँ। तब से ये फिरकी मेरे कमरे के इस कोने में लगी है। जब भी ये हवा के झोंकों से घूमती है तो इसका घूमना मुझे जिंदगी का एहसास दिलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें जरूर बताइएगा कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स टिल आई एम बैक with the next story.